आइए देखते हैं आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का सीरीज नंबर ये 2 है, यानी पहले पार्ट के बाद ये दूसरा पार्ट है। और इसमें इंडियन पॉलिटी का वह क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यह सीरीज हम लगातार चलाएंगे, जिस तरह इंडियन पॉलिटी का उसी तरह ज्योग्राफी होगा, उसी तरह आपका इकोनॉमिक्स का मिलेगा, उसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और जल्द ही हम लोग करेंट अफेयर्स की भी श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। और आपको एसएससी हो, रेलवे हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो सारे एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण होगा सीरीज। और आप अपनी किताबों से पढ़ें और इससे को मेरे साथ मिलकर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन देखें। और एक्सप्लेन एनालिसिस जो हम करते हैं वो बहुत ही पूरे करेंगे, जिसमें आपको इस एक वीडियो क्वेश्चन से आपको लगभग इसके साथ जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों का सोल्यूशन आप आसानी से कर पाएँ। और ये एग्ज़ाम में आप आसानी से जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर पाएँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 6 नंबर सवाल है, इससे पहले 5 प्रश्नों की चर्चा हमने करवा दिया है। तो कहता है केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब किया गया। देखिए, पृथक निर्वाचन व्यवस्था का मतलब है कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्रत्याशी अगर जो लड़ेगा चुनाव या इलेक्शन लड़ रहा है केंद्रीय परिषद में जाने के लिए, तो वहाँ पर प्रत्याशी होगा आपको मुस्लिम और वोट देने वाले भी होंगे मुस्लिम। तो ये होता है सेपरेट इलेक्शन की व्यवस्था कर दिया गया। किसके लिए? तो आपको मुसलमानों के लिए किया गया। और 21 वर्ष किया गया तो 1909 में किया गया था, यानी भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। देखिए, भारत परिषद अधिनियम जो है इसी को हम लोग आपको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। याद रखेंगे, भारत परिषद अधिनियम जो है आपको 1909, इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म यानी सुधार अधिनियम भी कहते हैं। देखो, मार्ले जो था उस समय ये राज्य सचिव के पद पर था उस समय भारत में, और मिंटो उस समय क्या था? वायसराय था। यानी कहा जाता है कि भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली जो हुआ था मुसलमानों के लिए, इसी के दिमाग की उपज थी। और इसी के साथ भारत में जो है सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है। सवाल आपसे पूछ देता है कि भारत में सांप्रदायिकता का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, क्योंकि इसी के दिमाग की उपज था कि मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था करवाया था भारत परिषद अधिनियम आपको 1909 के द्वारा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1909 भारत परिषद अधिनियम, या इसी को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट सवाल। देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कहलाते हैं। देखिए, प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत हुई, तो याद रखेंगे 1919 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1919 भारत शासन अधिनियम जब आया था, उसी के तहत आपको प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू किया गया। यानी भारत शासन अधिनियम आपको 1919 के द्वारा भारत में आपको क्या किया गया? तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था, इसे भी याद रखेंगे। और साथ में भारत शासन अधिनियम जब ये आया था उस समय आपको मंटेगू और चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इसे कहा जाता है, क्योंकि मंटेगू उस समय क्या थे? तो राज्य सचिव के पद पर थे, जबकि आपको चेम्सफोर्ड जो थे उस समय वायसराय थे। इसलिए भारत शासन अधिनियम 1919 है। क्या है? 1919 है। लेकिन सवाल यहाँ कुछ और पूछा है कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है, यानी किस दिमाग है कि ये द्वैध शासन की शुरुआत किया जाए। तो याद रखेंगे, इसका आंसर होगा लियोन कॉर्टेस। कौन है? लियोन कॉर्टेस जो थे, उन्होंने इसका दिया था थ्योरी, यानी द्वैध शासन। इसे डायरेक्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टिव सिस्टम। ये सवाल कई तरह के पूछ देता है। सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बंगाल में पहली बार द्वैध शासन किसने लागू किया, याद रखेंगे बंगाल में द्वैध शासन जो था वो किसने लागू किया था? तो यह आपको याद होना चाहिए कि बंगाल में जो द्वैध शासन लागू हुआ था 1765 में। कब लागू हुआ था? 1765 ईस्वी में। लागू करने वाला का नाम है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव। यानी रॉबर्ट क्लाइव जो थे उस समय कंपनी के क्या थे? गवर्नर थे। इन्हीं के द्वारा आपको बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था। लेकिन एक सवाल और पूछता है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था कब समाप्त किया गया, यानी प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था कब समाप्त किया? तो याद रखेंगे 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया और कहा गया कि अब केंद्र में द्वैध शासन की क्या किया जाएगा? शुरुआत किया जाएगा।
तो ये भी प्रश्न याद रखेंगे। द्वैध शासन से 3-4 प्रश्न हो गया कि बंगाल में पहली बार द्वैध शासन किसने लागू किया, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। और बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, ये भी याद रखेंगे। और प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ, तो 1919 शासन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। कब समाप्त किया गया, 1935 में समाप्त किया गया। और इसके जनक कौन है, लियोन पोर्टिस है। तो इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जा सकता है द्वैध शासन से, अगर पूछे तो कभी तो जरूर बनाइएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल है कि बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है। देखिए सवाल है बाल्कन प्लान। देखिए बाल्कन प्लान पूछे आपसे, या पूछेगा आपके सवाल कि लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुने होंगे, जो स्वतंत्रता के समय भारत के क्या थे, तो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं बाल्कन प्लान को, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो 3 जून, याद रखेंगे 3 जून 1947 ईस्वी को ये प्लान जो प्रस्तुत किए थे, उसी प्लान का नाम है बाल्कन। में 3 व्यक्ति थे, इसमें माउंटबेटन भी थे और बाल्कन भी थे, तो इसलिए बाल्कन प्लान से। और 3 जून 1947 में जो ये प्रस्तुत किया गया, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, यानी भारत में कैसे स्वतंत्रता दिया जाए, इसी से संबंधित ये 3 जून 1947 में ये लोग प्लान प्रस्तुत किए। उसके बाद ही आपको 18 जुलाई वह दिन था, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद के द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम को क्या किया गया, पारित कर दिया गया। यानी और इसके पारित करने के बाद जाके आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी का हुआ भारत आज़ाद हुआ। तो सवाल पूछता है कि बाल्कन प्लान या माउंटबेटन प्लान किससे संबंधित है, तो याद रखें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है, यानी 1947। और इसी के तहत भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, यानी इंडिपेंडेंस एक्ट आपको 1947 इसे याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल है सीमा आयोग, यानी सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने किया। तो पहला तो सवाल ये आपसे पूछ दिया जाएगा, ये सीमा आयोग का गठन कब किया गया था, तो याद रखेंगे ये डेट याद रखना 17 अगस्त, कब 17 अगस्त 1947 ईस्वी में ये सीमा आयोग की अध्यक्षता किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे सीमा आयोग की अध्यक्षता जो किया गया था आपको सर रेडक्लिफ के द्वारा। किसके द्वारा, सर रेडक्लिफ के द्वारा ये किया गया था। आप रेडक्लिफ जो थे इन्हीं के द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया था और उस सीमा आयोग की उसने अध्यक्षता किया था। और भारत यानी इंडिया और आपको पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण किया गया किसके द्वारा, तो रेडक्लिफ के द्वारा ही किया गया। सवाल आपसे पूछता है कि रेडक्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, यानी इन्हीं के नाम से, इन्हीं के द्वारा ये लाइन खींच दिया गया कि यहाँ से भारत है और यहाँ से क्या है, पाकिस्तान है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। और इसमें से एक चीज़ और याद रखेंगे, 3-4 वो रेड लाइन है, मतलब लाइन है भारत, जैसे भारत और चाइना के बीच कौन सी लाइन है, भारत और चाइना के बीच जो है वो मैकमोहन लाइन है। क्या है, मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन रेखा जो है वो याद रखेंगे भारत और चीन के बीच। यही पहले था तिब्बत के साथ, लेकिन अभी तिब्बत पर अधिकार किसका है, चीन का। तो चीन प्लस भारत के बीच क्या है, मैकमोहन रेखा है। उसी तरह पूछेगा रेडक्लिफ लाइन किन दोषों के बीच है, तो रेडक्लिफ लाइन याद रखेंगे आपको भारत प्लस पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच है। अब एक सवाल और भी पूछता है डुरंड लाइन। क्या पूछता है, डुरंड लाइन किन देशों के बीच है। डुरंड रेखा क्या है, याद रखना डुरंड रेखा प्रेजेंट टाइम में जो है वो याद रखना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। किसके बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड लाइन। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था, ये भी सवाल कभी आ जाए तो ये भी याद रखना आपको 1914 में। और रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था, 1947 ईस्वी में। और डुरंड रेखा तो बहुत पहले की बात है, 1896 ईस्वी के आसपास की बात है। तो ये है आपको सीमा आयोग की अध्यक्षता, और सीमा आयोग के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान के बीच क्या किया गया, मतलब सीमा का बंटवारा कर दिया गया कि यहाँ से भारत है, यहाँ से पाकिस्तान है। आइए देखते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद में किसका बजट पर बहस करने की शक्ति दिया गया, यानी जो बजट तैयार किया जा रहा था ब्रिटेन के द्वारा, उस बजट पर भारतीय लोगों को भी बोला गया कि आप भर इस पर बहस करें, बात करें, लेकिन आपकी बातों को शामिल नहीं किया जाएगा, केवल आप बहस कर सकते हैं, आप उस पर देख सकते हैं कि बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया। तो पहली बार ये मिला था, आपको याद रखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीयों को भी बजट पर बोलने का अधिकार दिया गया था। अब बजट से 3-4 सवाल पूछ लेता है। पहले तो याद रखना कि हाँ क्या हमारे संविधान में बजट शब्द की चर्चा किया गया है कि नहीं किया गया है। याद रखने हमारे संविधान में जो है वो बजट शब्द की चर्चा नहीं किया गया। अब बजट के स्थान पर क्या चर्चा किया गया हमारे संविधान में, तो याद रखेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है। क्या किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया, आप याद रखेंगे
हमारे संविधान में बजट के स्थान पर क्या चर्चा किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया हमारे संविधान में। वार्षिक वित्तीय विवरण का होता है आगामी वर्ष का लेखा जोखा होता है। और हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब से होती है? तो याद रखना है आपको, वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष की होती है। शुरुआत 1 अप्रैल से शुरुआत होता है और 31 मार्च को क्या होता है? समाप्त होता है। और याद रखना एक सवाल और, बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बजट का शाब्दिक अर्थ कभी पूछ दे तो चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। और सवाल पूछा पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया था अंग्रेजों के समय? तो याद रखेंगे विल्सन। क्या नाम याद रखेंगे? विल्सन ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। और याद रखेंगे तमुमुखम सेठी का नाम सुने होंगे, जो स्वतंत्र भारत के पहले बजट प्रस्तुत किए थे। तो इसे भी आप याद रखेंगे। और पहली महिला कौन थी जो बजट प्रस्तुत की थी? तो आप महिला में आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी की। और स्वतंत्र रूप से कोई वित्त मंत्री बनी है तो आपको निर्मला सीतारमन है, जिन्होंने बजट प्रस्तुत की है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमन जो है वित्त मंत्री हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो इस तरह आपके पास ये छोटा सा एक सीरीज है, छोटे छोटे सीरीजों के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे आप लोगों का समर्थन मिलते जाएगा वैसे वैसे फिर वीडियो को हम लोग ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएंगे, तो छोटा रहेगा। और ये अच्छा से आपने अच्छे से कुछ प्रश्नों को सीखा। तो आइए देखते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि हिस्ट्री और इसी तरह आपको ज्योग्राफी के प्रश्नों पर भी चर्चा करें। और इसके साथ ही जल्द ही करेंट अफेयर्स की श्रृंखला की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।